नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। छत्तीसगढ़ में चुनाव खत्म होने के बाद नेताओं को दूसरे राज्य की कमान दी जा रही है, तो वहीं बीजेपी ने पिछले दिनों कांग्रेस छोड़कर आए 11 नेताओं को हरियाणा के सिरसा में बीजेपी के पक्ष में प्रचार करने की जिम्मेदारी दे दी। बीजेपी ने सिरसा से अशोक तंवर को प्रत्याशी बनाया है। अशोक तंवर का मुकाबला कांग्रेस की कुमारी शैलजा से है, जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी भी रह चुकी हैं। बीजेपी ने जिन 11 नेताओं को सिरसा में चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी दी है, उनमें शिशुपाल सोरी, प्रमोद शर्मा, त्वलेश्वर चंद्राकर, चंद्रशेखर शुक्ला, अरुण सिंह, आलोक सिंह, उषा पटेल, वाणी राव, अजय बंसल, अनीता राउटे, तुलसी साहू शामिल हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साध रही है। पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने निशाना साधते हुए कहा कि 11 लोग बीजेपी के इलेक्शन मटेरियल हैं। इन लोगों की अनिवार्यता इसके बाद खत्म हो जाएगी। जो लोग अपनी पार्टी के नहीं हुए वो सिरसा जाकर क्या कर लेंगे, इससे पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ प्रासंगिक नहीं रह गया ये लोग, तो वहां पर क्या प्रासंगिक रहेंगे। चुनाव के बाद इनकी आवश्यकता खत्म हो जाएगी, तो बीजेपी के 11 नेताओं को इलेक्शन मटेरियल कहे जाने को लेकर बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने पलटवार करते हुए कहा कि निश्चित तौर पर बहुत से कांग्रेस के भाई बहन बीजेपी में शामिल हुए हैं। वो इस सोच के साथ प्रवेश लिए हैं कि हम एक ईमानदार पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, जो देश के लिए सोचती है, देश के लिए समर्पित है, देश के लिए काम करने वाली पार्टी है। बीजेपी ने मटेरियल शब्द के प्रयोग पर भी आपत्ति जताई है और इसे अनैतिक बताया। बीजेपी के मुताबिक जब तक कांग्रेस पार्टी में थे तब अच्छे कार्यकर्ता थे, अब बीजेपी में शामिल हुए तो मटेरियल हो गए। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी। कुछ मेहमानों को आपके साथ जोड़ेंगे, उसके पहले सियासी बयानबाजी सुनिए। ये कांग्रेसी नहीं है, इलेक्शन मटेरियल है भारतीय जनता पार्टी के, और जो अपने पार्टी के नहीं हुए वो दूसरे पार्टी का क्या कर पाएंगे। और चुनाव के बाद इनकी अनिवार्यता खत्म हो जाएगी और मैं समझता हूँ कि इनमें से अधिकांश लोग फिर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के लिए आवेदन लगाएंगे, तो इनके जाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये प्रासंगिक वर्तमान में कांग्रेस में थे कि नहीं, और भारतीय जनता पार्टी प्रासंगिक रहेंगे कि नहीं रहेंगे? ये जब यहाँ प्रासंगिक नहीं रह पाए तो वहाँ जाके क्या प्रासंगिक रहेंगे। इनकी अनिवार्यता खत्म हो गई है, और जैसे चुनाव के बाद इलेक्शन मटेरियल की आवश्यकता नहीं रहती, वैसे ही लोगों की आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी खत्म कर दे। निश्चित तौर पे बहुत से कांग्रेस के हमारे भाई बहन जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर में प्रवेश लिए हैं, और इस सोच के साथ में प्रवेश लिए हैं कि हम जो है कि ईमानदार पार्टी के साथ में जुड़ रहे हैं, जो देश के लिए सोचती है, देश के लिए समर्पित है और देश के लोगों के लिए काम करने वाली है। और जिस प्रकार से शैलजा जी यहाँ पर प्रभारी थी और यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, वो भी एक लूट का हिस्सा बनी थी ऐसा बोला जाता है। तो उसका पोल खोलना वहाँ पे जाके, और जो सरकार के साथ में समाहित होकर जो कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का काम किया, वो आज हरियाणा की जनता जानेगी कि छत्तीसगढ़ के प्रभारी के रूप में किस प्रकार से वो कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करती है, और कांग्रेस के लोगों को जो लीडर है उनको आगे बढ़ने नहीं देना, उनकी टांग खींचना, उनको रोकना, और जो सरकार की गलत नीतियों की बात करते हैं उनको दरकिनार करना। तो ये सारी बातों को लेकर वहां प्रचार करेंगे। और चलिए अब चर्चा को शुरू करते हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। जसविंदर बग्गा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, और अजय गंगवानी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। चर्चा की शुरुआत गंगवानी जी आपसे करेंगे। आप लोग कह रहे हैं इलेक्शन मटेरियल, तो वो जो आपकी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, उनका कहना है कि जब तक हम कांग्रेस में थे तब तक हम बहुत अच्छे थे, पार्टी के प्रति पूरी तरह से समर्पित कार्यकर्ता थे, अब पार्टी छोड़ दिए तो खराब हो गए। है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़ा हो,
अगर उसका व्यक्तिगत स्वार्थ, उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पार्टी की विचारधारा से बढ़ के है और सिर्फ इसे अपने महत्वाकांक्षा के चलते काम करना चाहता है, अगर ऐसे व्यक्ति छोड़ के कांग्रेस पार्टी जा रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसे नेताओं के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से भारतीय जनता पार्टी को उतना ही फायदा होगा जितना पांडे जी कोविड काल में गो कोरोना गो मंत्र से और थाली बजाने से लगातार देश की आम जनता को हुआ। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि मोदी जी लगातार बात करें मिशन 370, 400 सीट जीतने का दावा। अगर आपने इतना सचमुच 10 साल काम किया देश की आम जनता के लिए, अगर अपना विश्वास है, तो आखिर ईडी, आईटी, सीबीआई के दम पे विपक्ष के नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं को प्रेशर पॉलिटिक्स के माध्यम से, लालच के माध्यम से क्यों भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने का दुष्प्रयास, साजिश और षड्यंत्र लगातार केंद्र की मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी कर रही है। एक बहुत अच्छा आंकड़ा दे दूं, अभी भारतीय जनता पार्टी ने कुल उम्मीदवार उतारे हैं पांडे जी, उसमें 116 उम्मीदवार, बहुत बड़ा आंकड़ा है। कुल आंकड़ों में से 116 लोग जो कांग्रेस पार्टी से, अन्य विपक्षी दलों से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं, उसको लोकसभा 2024 में टिकट दी गई है। तो इनके बाद खुद सांसद का चुनाव लड़ने के योग्य उम्मीदवार नहीं है, ऐसे नेता नहीं है, बाहर से नेताओं को इंपोर्ट करके ये टिकट दे रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ की बात करो, सरगुजा में चिंतामणि महाराज जिसपे ईडी का आरोप लगाते रहे, भैया लाखों रुपए की रिश्वत ली कोयला घोटाले में, उसको आते ही सरगुजा से टिकट दे देते हैं। एसीबी जो उसका एफआईआर दर्ज करती है तो नाम हटा दी जाती है। तो किस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या का प्रयास लगातार ये कर रहे हैं। भैया आप रिपोर्ट कार्ड पे क्यों नहीं बात करना चाहते? आप महंगाई से चर्चा से भागते हैं, आप बेरोजगारी से चर्चा से भागते हैं, आर्थिक असमानता में बात करना चाहते हैं। आपको धार्मिक और जातिगत और सामाजिक ध्रुवीकरण के हिंदू मुस्लिम की राजनीति करनी है। आप मटन पे, मुसलमान पे, भैंस पे, मंगलसूत्र पे, पाकिस्तान पे, घुसपैठियों, इस पे चर्चा करते हैं। लगातार देखिए 2 चरणों के चुनाव के बाद केंद्र की मोदी सरकार और प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं। इनको पता है कि 4 जून को देश की जनता ने इनकी विदाई तय कर चुकी है। आज जो संविधान विरोधी चरित्र है, आरक्षण विरोधी चरित्र है पांडे जी, वो लगातार इनके नेताओं के बयान में आज देश की जनता महसूस कर रही है। आज हमारी जो 5 न्याय और 25 गारंटी लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं, जो शानदार प्रतिसाद मिल रहा है, इसका नतीजा है कि हर चरण में प्रधानमंत्री जी बयान बदल रहे हैं। मैंने 2 बातें स्पष्ट कर दे। अभी परसों जो इंटरव्यू मैं देख रहा था पांडे जी, आपने भी देखा, देश की जनता ने देखा, वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी, भैया मैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति करूंगा तो मुझे सार्वजनिक जीवन में नैतिक अधिकार नहीं है। ये वही प्रधानमंत्री जी है जो कुछ दिन पूर्व हमारे घोषणा पत्र में मुस्लिम की बात करते हैं। आज बोलते हैं कि दूसरे की संपत्ति छीन के मुस्लिम को सौंप देंगे, ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को दे देंगे, घुसपैठियों को दे देंगे। तो ये किस प्रकार की राजनीति का चरित्र है? पहले आप खुद बयान देते हैं हिंदू मुस्लिम के लिए, धार्मिक जातिगत सामाजिक ध्रुवीकरण के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए बांटने और काटने की राजनीति करते हैं। वही प्रधानमंत्री आज बात करते हैं कि भैया मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो या तो पहले प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे थे या अभी प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, या भाजपा के मेरे प्रवक्ता मित्र बैठे हैं वो बताएंगे। तो महत्वपूर्ण है कि आज चंडीगढ़ में देख लीजिए, सूरत में देख लीजिए, इंदौर में देख लीजिए, किस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या करके ये अच्छा मुझे एक बात बताइए अजय जी कि अगर ये जो 11 नेता हैं आपकी पार्टी के, पूर्व नेता आपकी पार्टी के, ये जब सिरसा पहुंचेंगे और वहां शैलजा जी के विरोध में प्रदर्शन करेंगे तो उसका खामियाजा रहेगा कांग्रेस को, मानते हैं आप? नहीं पांडे जी, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज वो यहाँ के नेता जिनका कोई राजनीतिक जमीन नहीं है, जिनका कोई महत्व नहीं है, जिनकी अपनी राजनीतिक शिशुपाल सोरी तो विधायक रह चुके हैं ना, वो तो थोड़ा बहुत तो उनको तो मानेंगे ना। देखिए छत्तीसगढ़ के नेता हो सकते हैं। आज छत्तीसगढ़ के नेता जाके वहाँ पे उधर वहां जाके क्या करेंगे बता दीजिए। आज वहाँ की ना लोकल जनता उनको जानती है। जो चलिए अपनी पार्टी के प्रति स्ट्रेटेजी पूछ लेते हैं, बग्गा जी बताएंगे कि स्ट्रेटेजी क्या है बग्गा साहब, कि कांग्रेस पार्टी के जो ये 11 नेता थे अब बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, आप इन्हें हरियाणा के सिरसा भेज रहे हैं जहां से कुमारी शैलजा चुनाव लड़ रही हैं। नमस्कार जी। थोड़ा सा विलंब से जुड़ पाया, कुछ बातों को सुन पाया, रमेश जी की कुछ बातों को नहीं सुन पाया मैं। मुझे लगता है कि राजनीतिक दल में, प्रजातंत्र में कार्यकर्ताओं के विभिन्न दायित्व होते हैं। जिन कार्यकर्ताओं को पार्टी जिन क्षेत्रों में कार्य करने के लायक सक्षम समझती है वहां कार्य करने को भेजती है। मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र जब मैं जुड़ा जिन बातों को कर रहे थे वो कह रहे थे कि जिन 11 लोगों को भारतीय जनता पार्टी सिरसा में भेज रही है उनकी राजनीतिक जमीन क्या है? साबिक पूर्व विधायक हैं,
एक आपके छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव रहे व्यक्ति भी है उसमें 11 लोगों में। उनका कोई राजनीतिक वजूद नहीं था, तो आपने उन्हें राजनीतिक रूप से टिकट क्यों दी और इतने बड़े पद में इतने वर्षों तक रखा क्यों? और जिस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूँ कि जो महासचिव रहे हैं, वो तो आपके किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं साहब। इतने बड़े बड़े दायित्वों का निर्वहन करने वाले व्यक्तियों की राजनीतिक जमीन नहीं है, जैसा कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र बोल रहे हैं। तो मुझे कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे पर किसी भी टिप्पणी करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। और दूसरा विषय वो कह रहे हैं कि वहां जाकर वे क्या करेंगे। साहब, 11 लोग सिरसा में जाके वही करेंगे जो आपके भूपेश बघेल रायबरेली में जाके कर रहे हैं। अगर सिरसा के लोग इन 11 लोगों को नहीं जानते पहचानते, ये लोग वहां के कार्यकर्ताओं को नहीं जानते पहचानते हैं, तो रायबरेली के लोग भूपेश को क्यों जानेंगे पहचानेंगे और भूपेश रायबरेली के किन कार्यकर्ताओं को जानते पहचानते हैं? देखिए, तो राजनीतिक रूप से कार्य करने के लिए पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं को कार्य में लगाती हैं। उसके अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता और नेता उड़ीसा में कार्य कर रहे हैं, झारखंड में काम कर रहे हैं, हरियाणा में काम कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि विधानसभा चुनाव में, हालांकि ये सवाल तो मुझे गंगवानी जी से पूछना चाहिए था क्योंकि ये सवाल कांग्रेस खेमे का ज्यादा लगेगा, लेकिन जसविंदर जी, क्या विधानसभा चुनाव में जो प्रदेश प्रभारी को लेकर बहुत आरोप लगे थे, शैलजा कुमारी जी को लेकर, जिनका टिकट कट गया था, उनका ये कहना था कि शैलजा जी ने यहाँ की जो स्थिति है उसको नहीं समझा और एक गलत फीडबैक रिपोर्ट दी और वो नेता बीजेपी में आ गए, तो अब क्या मतलब ये दुश्मनी निकालने जैसा है क्या कि आपके बैनर पे चलिए अब शैलजा जी से दुश्मनी निकालेंगे? कांग्रेस में तो अपनी बात कह नहीं पाए सही तरीके से या मानी नहीं गई। देखिए, 2 अलग अलग विषय आपने एक साथ मिला के मुझसे प्रश्न कर दिया है। एक विषय शैलजा जी की कार्य पद्धति का है, क्योंकि दोनों बात आई थी, क्योंकि दोनों बात विधानसभा चुनाव में आई थी। मैं यही कह रहा हूँ, एक विषय शैलजा जी की कार्य पद्धति का है कि क्यों कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता उनका विरोध, पदाधिकारी उनका विरोध करते रहे, और दूसरा कि क्यों कांग्रेस के लोग कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो बिल्कुल अलग विषय है। आपको दोनों विषयों को समग्रता से अलग अलग समझने की आवश्यकता है। कांग्रेस जो दम भरती है कि उसने आजादी की लड़ाई लड़ी, एक आंदोलन के रूप में देश की जनता को तैयार किया अंग्रेजों के खिलाफ में, कांग्रेस का आज वैचारिक पतन कितना हो चुका है आप देख ही रहे हैं कि कैसे कांग्रेस जो इस बात का नारा लगा के कभी चुनाव लड़ते थे कि जात पे ना पात पे और मोहर लगेगी कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पे, आज वो कांग्रेस जात पात की राजनीति करने लगी है। देश को जातिगत जनगणना के आधार पे बांटने की कोशिश कांग्रेस लगातार कर रही है। कांग्रेस ठीक आऊंगा गंगवानी जी, आ रहा हूँ एक मिनट मैं पूरा कर लूं। जी बोलिए। कांग्रेस देश के जनमानस को समझने में आज की डेट में नाकामयाब रही है। देश जिन भगवान श्री राम के कारण धड़कता है, देश का दिल धड़कता है, उन भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारने की गलती कांग्रेस कर चुकी है, राम सेतु को नकारने की गलती कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट तक चले गई कांग्रेस इस विषय को लेके, और आज जब भगवान श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के साथ प्रारंभ हो चुका है, कांग्रेस के लोगों को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उस मंदिर में जाने के लिए जिस प्रकार से रोकने की कोशिश, सनातनी लोग साहब, और इसके कारण कांग्रेस के लोग उस विचारधारा से अलग होके आज राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ जुड़ रहे हैं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी में आके काम करने के इच्छुक हैं। ये तो पहला विषय हुआ। दूसरा शैलजा जी का विषय, जो प्रदेश के प्रभारी के रूप में रहते हैं, उन्होंने गलत फीडबैक दिए, टिकटों का गलत आवंटन दिया और कहते हैं कि पैसों का लेन देन करके भी उन्होंने टिकटें बांटी हैं, जिसके कारण कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गलत बयानबाजी न करें चैनल पे, मेरा निवेदन है। ठीक है गंगवानी जी, आपके पास आ रहा हूँ, प्लीज गंगवानी जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, गंगवानी जी आ रहा हूँ। समाचार पत्रों से लेकर टीवी चैनलों में हुए आप खंडन कीजिएगा ना, आप खंडन कीजिएगा ना, आरोप लगाया, खंडन कीजिएगा ना, शांति से सुनिए। ठीक है, आप दोनों की आवाज रिपीट हो रही है। मैं अपनी ओर से किसी विषय को नहीं कह रहा हूँ, मैं उन्हीं बातों को कह रहा हूँ जो कांग्रेस के पदाधिकारियों ने अपने प्रभारी के ऊपर आरोप लगाए हैं। सार्वजनिक रूप से समाचार जो इलेक्ट्रॉनिक चैनलों में चला है साहब, मैंने उस बात का उल्लेख किया है। इतना उद्वेलित होने की आवश्यकता नहीं है मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता। चलिए ठीक है गंगवानी जी एक सवाल रहेगा, फिर आप जवाब दीजिएगा कि जो नेता कांग्रेस पार्टी से नाराज हो गए या फिर जैसा कि आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि लालचवश या डर के चक्कर में वो बीजेपी में चले गए,
तो अब ऐसे नेता सीधे तौर पर कांग्रेस को ही चुनौती दे रहे हैं, दूसरे खेमे में जाकर। कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए कि ये जो आने जाने का सिलसिला है ये थमे, क्योंकि एमपी में भी इसको लेकर खूब चर्चा हो रही है। मध्य प्रदेश में भी बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के नेता थे वो बीजेपी में शामिल हो गए, कई विधायक भी हैं इस लिस्ट में। पांडे जी थोड़ा और कुछ प्रश्न तो जोड़ लीजिए, मुझे 2 मिनट का समय दीजिएगा। देखिए सबसे महत्वपूर्ण मैंने आपको 4 बातें स्पष्ट की। अगर भारतीय जनता पार्टी 10 साल के रिपोर्ट कार्ड का नैतिक साहस क्यों नहीं चर्चा करने का? आज स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ पांडे जी, ये धारा 370 हटाने का लगातार क्रेडिट ले रहे हैं, धमाका करने का प्रयास करते हैं। आप कश्मीर में एक भी लोकसभा प्रत्याशी उतारने का नैतिक साहस तो है नहीं, ये दोहरा क्षेत्र स्पष्ट रूप से दिखता है। दूसरी बात, तीसरी बात देखिए, लगातार आज सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से ईडी के लिए निर्देश दिया कि आप भय और आतंक का माहौल न बनाए, प्रेशर पॉलिटिक्स न करें। मैं उदाहरण दे देता हूँ, अजीत पवार, ताजा उदाहरण देख लीजिए, नवीन जिंदल जिसपे कोल गेट का आरोप था, लगातार प्रधानमंत्री विभिन्न चुनावी सभाओं में अजीत पवार के लिए, एकनाथ शिंदे के लिए, नवीन जिंदल के लिए, ये शांति से सुनिए, ये गलत तरीका भाजपा ने, ठीक है मैंने शांति से सुना है। सुनिए तो गंगवानी जी सवाल ये था कि कांग्रेस पार्टी से ये नेता क्यों जा रहे हैं? नुकसान आपकी पार्टी का हो रहा है ना सर, नुकसान आपकी पार्टी का हो रहा है। 2 चीज कह रहा हूँ पांडे जी, मैं आपके ऊपर एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। मैं एक एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ, पांडे जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, आज लगातार ईडी, आईटी, सीबीआई पांडे जी को पूरा घेर लेती है कि भैया या तो भाजपा में शामिल हो जाइए या तो जेल की सलाखों के पीछे होने के लिए तैयार हो जाइए। तो आप क्या चुनेंगे मुझे बता दीजिए? क्या प्रेशर पॉलिटिक्स के दम पे जिस पर दिक्कत है अकेले की सारी, ये भैया ऐसे लोगों को न बिठाए, मेरा निवेदन है। इसमें सब सुनने का पांडे जी लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं मुझे बीच में। ठीक है बग्गा साहब प्लीज। बग्गा जी शांति से सुनिए, मेरा निवेदन है। ठीक है, 2 चीजें स्पष्ट है। आप बता दीजिए, अजीत पवार, नवीन जिंदल, एकनाथ शिंदे, हेमंत बिस्वा शर्मा, ये भारतीय जनता पार्टी अपना नाम बदल के भ्रष्टाचारी जुटाओ पार्टी कर देना चाहिए। लगातार बड़े बड़े दावे मोदी जी करते थे, मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। 8,250 करोड़ रुपए आज इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में वसूल लेते हैं। और तो छोड़िए, कोविड काल में कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी जिन्होंने फॉरेन में स्पष्ट रूप से कहा पांडे जी, हमारी वैक्सीन से हार्ट अटैक हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, रक्त का थक्का जम सकता है। 78 करोड़ लोगों को आप कोविशील्ड लगा लेते हैं। ऐसी कंपनी से 50 करोड़ का चंदा खाने वाले लोग और चैनल पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर आप ईडी, सीआईडी के दम पे हमारे नेताओं को तोड़ के सोच रहे हैं कि आप सरकार बना लेंगे, ये आपकी गलत फहमी है। दूसरी बात, आखिरी महत्वपूर्ण बात कह दूं, बोलिए सर, राजनीति कौन कर रहा है धर्म के ऊपर? आज कौन जो है घुसपैठियों की बात करता है, मटन पे, मछली पे, मुसलमान पे, कौन कर रहा है? दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात भैया, 2011 में आर्थिक, सामाजिक और जातिगत, थोड़ा समझ ले मेरे मित्र इस बात को, ये जिस प्रकार से मोड़ने का प्रयास करते हैं हर देश में, केवल मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, जितनी बड़ी कंट्रीज है वो आर्थिक, सामाजिक और जातिगत जनगणना करती है ताकि हर उसके हिसाब से उसको करके देश का संविधान का आर्टिकल 39 कहता है पांडे जी, देश के जो संसाधन है, देश की संपत्ति है, सबका बराबर का अधिकार है। अब देख लीजिए, इनके बयान सुन लीजिए, चाहे अनंत हेगड़े का तुम सुन लीजिए, गिरिराज सिंह का सुन लीजिए, ज्योति मिर्गा का सुन लीजिए, ये स्पष्ट रूप से कह रहे हैं हम 400 सीट लाएंगे, देश के संविधान को बदलेंगे। आरक्षण प्रमुख जाके बिहार में कहते हैं भैया आरक्षण की समीक्षा करके समाप्त करने का समय आ गया। ये मनुस्मृति को मानने वाले लोग संविधान पर भरोसा नहीं करते। आज इनका पितृ संगठन, चलिए ठीक है, अब बहुत मिश्रण हो गया। चलिए, पर बग्गा साहब, यही सवाल रहेगा कि वो नेता जिनको लेकर आप लोग इतना विरोध करते थे बीते समय में, उसकी भी रिकॉर्डिंग्स मौजूद है और जिसमें आप लोग बकायदा नेताओं का नाम लेकर तक कह रहे हैं कि ये तो मतलब भ्रष्टाचार के जनक वाली पार्टी के नेता हैं। अब वो बीजेपी में आ गए, चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में फिर क्या वो पुराने बयानों का? देखिए पांडे जी, मुझे थोड़ा सा मौका जरूर दीजिएगा, मैं आपकी बात का उत्तर देता हूं। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र के कुछ गंभीर प्रश्नों का, बाकी विषयों को छोड़ते हुए गंभीर विषयों पे आपकी ध्यान आकर्षण करता हूं। उन्होंने एक विषय उठाया, इलेक्टोरल बॉन्ड के 8,000 करोड़ रुपए का। तब इलेक्टोरल बॉन्ड क्यों आया था? न खाऊंगा न खाने दूंगा वाले रास नायक के उद्घोष के बाद इस बात को लेके कि चुनावों में जो धन लगता है, जो पिछले दरवाजे से आता है, जिसका कोई स्रोत का पता नहीं होता, कौन किसको कितना धन दे रहा है, उसे थोड़ा सा
अपारदर्शी करने का एक उपक्रम है। पांडे जी, बग्गा जी का झूठ बोले कि अब ठीक है देखिए सुनिए आप भी कह रहे थे, सुन रहे थे, प्लीज मैंने सुना, देखिए सर सुनना चाहिए सर, सुनिए तो उनकी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। आपके बारी में सुन तो रहे थे वो, आपकी बारी में भी सुन रहे थे। पांडे जी मैंने सुना था। अरे तो सर ठीक है ना, आप बदला मत निकालिए, बोलने दीजिए उनको। ठीक है अजय जी प्लीज चर्चा पूरी हो जाने दीजिए। विभिन्न संस्थाओं ने, फर्मों ने, लोगों ने विभिन्न राजनीतिक दलों को 20,000 करोड़ रुपए दिए जी, एक नंबर में दिए, जिसमें से 8,000 करोड़ रुपए के करीब की राशि भारतीय जनता पार्टी को, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके देश में सबसे ज्यादा सांसद है, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, जिसकी देश में सबसे ज्यादा प्रदेशों में सरकारें हैं, अकेले की और गठबंधन की भी ऐसी पार्टी को, और 12,000 करोड़ रुपए उस कांग्रेस ने गठबंधन को मिला है, विपक्षी पार्टियों को मिला था, जिसके वोटर कम है, जिसके मतदाता कम है, जिसके सांसद कम है, जिसकी सरकारें कम है। कैसा प्रश्न कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र उठा रहे थे। दूसरा विषय, अगर मोदी जी कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और मोदी जी जब छापा पड़वाते हैं ईडी का, कांग्रेस के सांसद क्या जब 350 करोड़ रुपए से ऊपर की राशि मिलती है तो कांग्रेस बिलबिलाती क्यों है? जब कांग्रेस के गठबंधन पार्टी के नेता के घर में, उस नेता के पीए के सहायक के घर में 35 करोड़ रुपए की धनराशि पिछले हफ्ते आपने भी देखा है मिलती है, तो कांग्रेस बलराती यही तो है साहब, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अगर मोदी जी भ्रष्टाचार पर अंतिम प्रहार करने की कोशिश कर रहे हैं, चोर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने इस बात को बिलबिलाते हैं। दूसरा विषय उन्होंने एक बड़ी बात कही कि जैसे विश्व के बहुत से देशों में जातिगत जनगणना होती है, वैसे भारत में होनी चाहिए। अच्छा ये बताइए, छत्तीसगढ़ में जो केंद्रीय एजेंसियों की धमक हुई थी, ये सारी कार्रवाई पारदर्शिता वाली है, पूरी तरह से न्याय संगत है, इसमें किसी तरह से कोई भी पॉलिटिकल अफेक्शन नहीं है? पांडे जी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बता दीजिए। पांडे जी मुझे बोलने का मौका ही नहीं देंगे। नहीं ठीक है, ये आप ही से सवाल है गंगवानी जी। बग्गा साहब ये सवाल आपसे। गंगवानी जी प्लीज मात्र 2 मिनट का समय बचा है, मात्र 2 मिनट का समय बचा है, एक मिनट आप लोग बोल पाएंगे। बग्गा जी अभी आप अपनी बात रखिए मेरे सवाल पर प्लीज। वो बोलने का मौका ही नहीं दे रहा, आप पूछिए, मैं जरूर उत्तर दूंगा, आप पूछिए। मेरा यही कहना है कि क्या किसी प्रकार से सियासी पटल से दूर रही ये कार्रवाई, केवल ये कहना है, बिना भेदभाव के कार्रवाई हुई छत्तीसगढ़ में केंद्रीय एजेंसी? निश्चित रूप से जब कांग्रेस की सरकार 2018 से 2023 के बीच में छत्तीसगढ़ में राज कर रही थी, हमने कांग्रेस के भ्रष्टाचार को, जो कांग्रेस ने संस्थागत स्वरूप दे दिया था छत्तीसगढ़ को लूटने के लिए, एक पूरा लूट तंत्र बना दिया था, उसके लगातार शिकायतें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की, ठोस साक्ष्य के साथ की, सबूतों के साथ की, और हमने लगातार जांच एजेंसियों को इस बात के लिए लगातार पत्र लिखे कि ऐसा छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार का एक लूट तंत्र है, छत्तीसगढ़ को लूटा जा रहा है, यहाँ के संसाधनों को लूटा जा रहा है। समय कम है, एक अंतिम प्रतिक्रिया गंगवानी जी से आती है, उस पे कार्रवाई ठीक है सर, उनकी जांच आगे बढ़ती है। समय पूर्ण हो चुका है, प्लीज। चलिए ठीक है गंगवानी जी बोलिए, 30 सेकंड आपके पास, बोलिए। देखिए महत्वपूर्ण है, मैं नहीं कह रहा हूँ, देश का सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा न्यायालय स्पष्ट रूप से ईडी को निर्देश करता है कि आप देश में भय और आतंक का माहौल न बनाए। आज 98% मामले, ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि 98% ईडी जो मामले है सिर्फ विपक्षी पार्टियों पर दर्ज करते हैं। कंप्लीट हो समय खत्म हो रहा है सर, समय खत्म हो रहा है। 3% मामले ऐसे हैं, कुछ भी गंगवानी जी। चलिए ठीक है सर, मैं धन्यवाद करूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ बड़ी बहस में शामिल होने के लिए। आज का सवाल केवल यही था कि वो जो प्लेइंग 11 के खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी मतलब खेल खेलने वाले खिलाड़ी नहीं, सियासत के खिलाड़ी, जो कुमारी शैलजा के खिलाफ प्रदर्शन करने, प्रचार करने, खिलाफ में प्रचार करने पहुंचेंगे हरियाणा के सिरसा। कांग्रेस कह रही इनकी जमीन तो छत्तीसगढ़ में नहीं थी, वहां जाके क्या करेंगे। लेकिन ये भूलना नहीं चाहिए कि जब प्रदेश प्रभारी थी कुमारी शैलजा, तो इस मतभेद का दूसरा आशय क्या है। कुछ पूर्व विधायकों को टिकट नहीं मिल पाया था, कुछ वर्तमान विधायकों को टिकट नहीं मिल पाया था, जिसको लेकर वो असंतोष में थे और बयानबाजी भी कर रहे थे।
पर उस समय कांग्रेस को यह पूरा लग रहा था कि सरकार रिपीट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, बरकरार रहेगी, पर ऐसा हुआ नहीं। इसीलिए अब उन नेताओं में से ज्यादातर नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया और वो बीजेपी में शामिल होकर कांग्रेस के इंटरनल मोड पर सियासत कर रहे हैं। इसे कांग्रेस देख रही है, समझ रही है, ये बहुत जरूरी है। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही।